प्रधानमंत्री की अगर हत्या हो जाए तो देश में क्या माहौल था। हमेशा ही गोल्ड मेडलिस्ट रही, 3rd टॉपर थी जमशेदपुर में। ग्रेजुएट कॉलेज में पढ़ रही थी तो मेरा एक इंटरव्यू हुआ था उदित वाणी के। IIT कंप्लीट कर रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली। हिंदुस्तान के जो संपादक रह चुके हैं वो मुझे वो अंडमान निकोबार में PRO के लिए ETV ने वो मतलब सिर्फ मौका नहीं दिया, वो पर्दे के पीछे की जो टीम होती थी उसमें मैं डायरेक्ट करती। ये टाटा कांड्रा रोड हो, मानगो चलापूर्ति योजना, पूरे कोल्हान के इंचार्ज थे हम। जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो अंबानी को चला गया था। तो पहली किताब तो बहुत सालों से टुकड़े टुकड़े मिली। एक पुलिस की तरह पत्रकार भी ड्यूटी पर होता है। मुझे क्या पता था कि ये लास्ट व्हाट्सएप मैसेज रहेगा। वो मरते मरते भी हेल्प करते गए लोगों को कि मेरे कॉल पे वो उन्होंने ऑक्सीजन उपलब्ध करवाया चाईबासा, जबकि वो खुद ICU में। मैं इंदिरा बनना चाहती हूँ। ये मेरा ही डायलॉग। नमस्कार, जोहार। मसाल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे बीच एक शख्सियत मौजूद है जो पत्रकारिता जगत में काफ़ी नाम कमा चुकी है। उनका नाम है एनी अमृता। पिछले 20 वर्षों से जमशेदपुर में ही नहीं, जमशेदपुर से बाहर भी इनका ये योगदान पत्रकारिता में काफ़ी रहा है। कुछ किताबें भी लिखी है और साथ ही साथ मैडम सोशल एक्टिविस्ट भी रही है। नमस्कार, सबसे पहले यानी अमृता जी, आपका स्वागत है मसाल न्यूज में। थैंक यू। आप जैसे कि लगता है कि आप तो 20 साल से आप पत्रकारिता जगत में हैं। जी जी। आपने BHU से मास कॉम किया तो 2002 के लगभग से आपने काम शुरू कर दिया है। तो आप तो बहुत संगठनों में काम किए होंगे। तो इस 20 वर्षों में पत्रकारिता के जो दुनिया है, आपको उसमें कैसा अनुभव मिला? खट्टा मीठा? कहा जाता है कि पत्रकार जो है प्रजातंत्र या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो पत्रकार या चौथा स्तंभ तभी स्थापित कर सकता है जो उसके पास नैतिकता हो, है ना। आज के ज़माने में अगर नैतिकता ना हो तो जैसे कि हम लोग सब जान रहे कि गोदी मीडिया, तो ये मीडिया के नाम से बहुत लोग मशहूर है, जो राष्ट्रीय स्तर के जो पत्रकार हैं काफ़ी बदनाम हो चुके हैं। खैर, उनकी बातें हम लोग बाद में करेंगे। चलिए आपकी यात्रा शुरुआत करते हैं। तो थोड़ा आप बताएंगे अपना शुरुआत कैसे किए, और सबसे पहले ये बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगा कि जर्नलिज्म करना चाहिए? देखिए, एक दिन में कुछ भी नहीं होता है। जो बीजारोपण है वो बचपन में ही हो जाता है आपके भीतर। तो मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी और पूरे स्कूल कॉलेज में हमेशा टॉप किया, हमेशा ही गोल्ड मेडलिस्ट रही। तो इस तरह का एक पूरी यात्रा रही पढ़ाई लिखाई की। लेकिन शुरू से मैं स्कूल में थी तो मैं न्यूज़ पढ़ती थी। जो अखबारों की कटिंग्स थी उसको काट के हम लोग उसको लेके जाते थे स्कूल में। और टीचर ही होते हैं जो आपके अंदर की टैलेंट को पहचानते हैं। अब किसी टीचर ने कहीं से कैसे मुझ में देखा कि या तो मैं ज़्यादा न्यूज़ के बारे में बात करती थी, जो कि मैं करती ही थी, तो उन्होंने मुझे ये समझा और मुझे ये काम मिला कि मैं न्यूज़ पढ़ूंगी। तो हर दिन क्योंकि मैं क्लास की मॉनिटर भी थी और जब असेंबली होती थी तो मैं न्यूज़ पढ़ती थी। और मैं बहुत बचपन से न्यूज़पेपर बहुत ध्यान से पढ़ती थी। तो इस तरह से धीरे धीरे आपके भीतर ये डेवलप होता चला गया। जब बोर्ड आया, मैं 3rd टॉपर थी जमशेदपुर में। टिस्को स्कूल में शहर की 4th थी और टिस्को स्कूल में 3rd थी। तो पढ़ाई में भी काफ़ी मेहनत की है। हाँ, पढ़ाई में काफ़ी अच्छे होने के, उन ज़माने में अच्छे पढ़ाई में है जिसका मतलब यही होता था कि या तो आप इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे। अभी भी बोलते हैं, अभी भी वही हाल है। फिर भी अभी बहुत कुछ बदला है। कम से कम पता है लोगों को बहुत सारे फील्ड के बारे में। हमारे ज़माने में तो पत्रकारिता भी कैसे करनी है पता नहीं है लोगों को, कोई गाइड करने वाला नहीं है। लेकिन मेरे जो गार्जियन थे, मेरे माता पिता, वो बहुत उनका योगदान रहा है। वैसे बहुत कम माता पिता सपोर्टिव रहे हैं। सपोर्टिव ही नहीं इन द सेंस कि मतलब वो ये जानने का प्रयास करना कि अगर ये पत्रकार बनना चाहती है तो क्या करना है। अब जैसे मैं ग्रेजुएट कॉलेज में, मेरा मैथ्स से मैंने ग्रेजुएशन किया। अच्छा। क्योंकि उस ज़माने में पढ़ने में अच्छे बच्चे साइंस ही लेते थे। तो मुझे भी वो बाय डिफ़ॉल्ट था कि आपको साइंस पढ़ना है। सोचने का मौका नहीं दिया जाता था बच्चों को तब। तो साइंस ले रहे क्योंकि टॉप कर रहे हैं तो टॉपर तो साइंस ही पढ़ेंगे, ये प्रचलन था। तो मैं साइंस लेकर के मैंने +2 में भी हमारा साइंस था। KMPM से मैंने +2 किया था। और डिबेट में आपको स्पीच कंपटीशन, डिबेट, आउटर एक्टिविटीज़, शुरू से मुझे हमेशा ऑलराउंडर का भी प्राइज़ मिलता था। तो वो मैंने दोनों पक्ष रखा था। पढ़ाई में भी अच्छी थी और जो बाहरी गतिविधियाँ थी उसमें भी अव्वल आती थी। तो मतलब मैं कोई भी रास्ता पकड़ सकती थी, ये था। ग्रेजुएट कॉलेज में डॉक्टर रागिनी भूषण हैं, उस वक्त HOD थी वो संस्कृत की। सब्जेक्ट से हमारा कोई मेल नहीं था, मेरा साइंस था।
लेकिन वो मिमी मैम जो अब तो इस दुनिया में नहीं है, इन दोनों टीचर्स और जितने टीचर्स थे ग्रेजुएट कॉलेज में उस वक्त की प्रिंसिपल मंजू सर, इन सब का बड़ा योगदान रहा। वो लोग भी बच्चे को समझते थे कि कौन सा बच्चा किस चीज़ में आ गया, तो डिबेट उन्होंने ग्रूम किया है, जैसे बोले कि पल्लवित पुष्पित करना किसी टैलेंट को। और जब मैं ग्रेजुएट कॉलेज में पढ़ रही थी तो मेरा एक इंटरव्यू हुआ था उदित वाणी के लिए। अच्छा। और संजय प्रसाद जी आए थे मुझसे बात करने के लिए। संजय प्रसाद जी अभी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। हाँ, वही वो शख्स हैं जो मुझे उतने पहले से जानते हैं यहाँ पे, मतलब उन्होंने लिया और मेरा छपा था कुछ आर्टिकल। धीरे धीरे उदित वाणी में जो मेरी चीज़ें छपी, मेरा इंटरव्यू छपा, तो कहीं ना कहीं मेरा लेखनी में इंटरेस्ट था बचपन से, तो एक मन में आ गया था कि मुझे पत्रकारिता करनी है। लेकिन हुआ ये था कि उस वक्त मास कम्युनिकेशन की कोई पढ़ाई नहीं थी, और करीम सिटी में जब शुरू हुआ उसके पहले से मैंने एडमिशन ले लिया था साइंस में। अच्छा, तो साइंस में हाँ, तो किसी ने सजेस्ट किया कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अच्छा। और चूंकि मैं पढ़ने में बहुत तेज थी, पर कुछ हेल्थ इशू ऐसे हुए थे कि मैं कोचिंग करने के लिए गई थी पटना, लेकिन बीमार होके आई और डॉक्टर ने बाहर जाने के लिए मना किया था। तो थोड़ी वो दौर बहुत कठिन दौर था मेरे लिए, क्योंकि मैं टॉपर थी और हेल्थ इशू के वजह से मैं जिसको पढ़ा रही हूँ वो IIT कंप्लीट कर रहा है या BIT मिश्रा कंप्लीट कर रहा है, और मैं टॉपर होकर मैं नहीं कर पा रही हूँ, ये मेरे साथ हुआ था। तो वो एक बहुत टफ दौर था। लेकिन उस दरमियान मैंने खुद को जाना कि अब अगर ये नहीं हो पा रहा है तो भगवान शायद मेरे लिए कोई और दूसरा रास्ता। हाँ, तो ये भी बड़ी चर्चा थी कि देखो टॉपर थी और इसका कहीं नहीं हुआ, और ये जिसको पढ़ा रही है उसका मिश्रा हो जा रहा है, या मेरी फ्रेंड्स का बहुत सारे ऐसे लोग जो हमसे पढ़ने भी आते थे वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो मैंने वो फॉर्म लिया साक्षी में, वो एक बैठते थे पहले पेपर लेके, BHU का फॉर्म, पापा मेरे फॉर्म लेकर के आए और हम लोगों ने फॉर्म भरा BHU के लिए और IIMC के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली, न्यू दिल्ली, दोनों में हो गया था रिटन में। और IIMC का इंटरव्यू भी फेस किया था, लेकिन वहाँ पे फ्रेशर्स को कम मौका था, क्योंकि वहाँ पे जो एक्सपीरियंस थे उनको कोई डेट फिक्स था उसमें अपनी मार्कशीट वगैरह दिखा देनी, और हमारा रांची यूनिवर्सिटी लेट ही चलता था। तो मेरा रिजल्ट भी तैयार नहीं था, लेकिन इंटरव्यू का अनुभव अच्छा था। आलोक मेहता जी जब हिंदुस्तान के जो संपादक रह चुके हैं उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। इस बीच में BHU में भी हो गया था, तो फाइनली मैंने BHU में एडमिशन लिया और वहाँ हिंदी डिपार्टमेंट में फंक्शनल हिंदी एंड जर्नलिज्म का कोर्स किया 2 साल का। 2002 में 2002 से 2003 के बीच कई सारे एंट्रेंस मैंने दिए, जैसे PR के लिए भी ONGC का बहुत सारे जगहों में भरा। तो मुझे वो अंडमान निकोबार में PRO के लिए आया था बहुत बाद में, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का, लेकिन तब तक मैं ETV ज्वाइन कर चुकी थी। 2003 में जी ETV बिहार झारखंड। जब मैं पढ़ रही थी तभी ETV UP शुभारंभ हुआ था, उसका शुभारंभ हुआ था, और उसके बाद ETV बिहार का शुभारंभ हुआ और मैंने अपना रिज्यूमे भेजा था। पास आउट के बाद हम लोग सब लगे हुए थे कि कहीं दिल्ली जाएं। दिल्ली भी गई थी, वहाँ भी बहुत इधर उधर PTI के ऑफिस गई, बहुत सारी जगहों पे हम लोगों ने संघर्ष किया, कोशिश की। बहुत एक सलाह आई कि रीजनल पत्रकारिता करो अपने राज्य में, कि दिल्ली में बहुत भीड़ है। तो ये कहीं मन में आया कि रीजनल पत्रकारिता ही करनी चाहिए, और फिर हम लोग आए और ETV ने वो मतलब सिर्फ मौका नहीं दिया, वो मुकाम दिया। जहाँ तक पहुँचने के लिए अगर मुझे ये नहीं मिलता प्लेटफॉर्म तो मैं नहीं पहुँच पाती। और ETV एक क्रांति लाया हर राज्य में, हर ETV में आपका फील्ड वर्क भी दिया जा रहा था? फील्ड वर्क शुरू में नहीं मिला था, लेकिन 2003 में मैंने ज्वाइन किया था। तो एज ए कॉपी एडिटर रिपोर्टर, वो हमारा डेजिग्नेशन दोनों लिखा रहता था, कॉपी एडिटर ऑब्लिक रिपोर्टर। तो शुरू से ही मैं स्टाफ कॉपी एडिटर थी, और उसके बाद पटना में ट्रांसफ़र हुआ हैदराबाद से। पटना से जमशेदपुर जब ट्रांसफ़र हुआ उसके बाद फील्ड का काम मिला। पटना में कभी कभार जब कोई रिपोर्टर नहीं आया तो मैं जाती थी फील्ड में। बाकी वहाँ पे सारे चीज़ मैं डायरेक्ट करती थी, आमने सामने इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स होते थे, इंटरव्यूज़ लेना, तो इन सब का जो पर्दे के पीछे की जो टीम होती थी उसमें मैं डायरेक्ट करती थी। सबसे उसमें कौन सा लोकप्रिय रहा प्रोग्राम आपका? प्रोग्राम था वहाँ पे एक होता था बहस में होता था, आमने सामने, ये 2-3 प्रोग्राम्स होते थे जिसकी पे पर्दे के पीछे की टीम में थी। उस वक्त मैं कैमरे पे नहीं थी। ठीक है, आप तो डायरेक्शन कर रहे थे। कॉपी एडिटिंग करती थी और मेरे ही टेबल से गुजर कर फिर फाइनल होती थी बहुत सारी चीज़ें। तो गुंजन सिन्हा जी उस वक्त एडिटर थे, हम लोग हमारे जो बॉस थे, रामोजी राव ओनर थे ETV के। इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, राजेश रैना जी, ये सब जो ये जो हमारे जो बॉसेस थे और जो मालिक, उनका बहुत योगदान रहा है। उन्होंने सिर्फ एक किसी व्यक्ति के जीवन को नहीं बदला है,
पूरे शहर को बदला है। आप ये शहर में आप ये टाटा कांड्रा रोड हो, मानगो जलापूर्ति योजना, ये बिरसा नगर जलापूर्ति योजना, ये फुटपाथ, सारे मुद्दों को ये उठाया। सारे मुद्दे, ये नगर निगम का मुद्दा, ये ईटीवी ने मतलब जो एकदम जनमुद्दे थे उसको उसके मुकाम तक पहुंचाने तक वो फॉलो अप करता था। ईटीवी ने सिखाया फॉलो अप क्या होता है। मुखर आज के होकर समय उसके में। समर्थन में जब तक आवाज वो उठाया। बन न जाए, टाटा कांड्रा रोड जब तक बना नहीं, हाँ। जब तो इसके सारे आंदोलनों की लाइव कवरेज प्लस पैकेजिंग वो होता रहा, वो होता रहा। उसमें आप फील्ड में थे, घूम रहे थे? हाँ बिल्कुल, पूरे कोल्हान के इंचार्ज थे हम। हाँ, अच्छा। 17-18 सालों तक ईटीवी के साथ रहा, तो पूरे कोल्हान की मैं इंचार्ज थी यहाँ पे। तो इसलिए पूरा कोल्हान देखना होता था, सारंडा भी जाना होता था, घाटशिला, घोड़ाबांधा भी। हाँ, अच्छा। हर जगह हम लोग जाते थे और बहुत अच्छी व्यवस्था थी, ऑफिस भी था हमारा। तो बाद में फिर ऑफिस हट गया यहाँ से, धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। 2020 में मैंने छोड़ा, ईटीवी को छोड़ा, फिर मैंने 1 साल के लिए न्यूज़ 11 ज्वाइन किया। अच्छा। 1 साल काम किया, फिर उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया। मेरे उस हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे और कुछ ग्रीवांसेस थे, शिकायतें थी मेरी। न्यूज़ 18 में भी आप रहे क्या? न्यूज़ 18 ईटीवी था ना, उसका ही नाम बदला जब रिलायंस ग्रुप ने अधिग्रहण कर लिया ना। अच्छा। तो हाँ, ईटीवी न्यूज़ 18 बन गया। अच्छा, वही हो गया। हाँ, उस इंफ्रास्ट्रक्चर उनको बेच दिया गया। अच्छा। और ईटीवी जो नाम था, तो रामोजी राव, जो आदरणीय रामोजी राव जी, उन्होंने वो मोबाइल जर्नलिज्म की ओर रुख किया। अच्छा। वो अलग हो गया। हम लोग यहाँ आ गए न्यूज़ 18 में, और उन्होंने ईटीवी भारत जो मोबाइल पोर्टल है उसको लॉन्च किया। लेकिन कुछ ऐसे समझौते थे कि हम लोग उसमें नहीं जा सकते थे उस वक्त। अच्छा। तो हम लोग यहीं रह गए। तो हाँ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो अंबानी को चला गया था, तो उसके बाद वो न्यूज़ 18 बन गया था। फिर चीज़ें बहुत सारी बदलने लगी धीरे धीरे, और 2020 से मैंने उसको छोड़ा था। हमारा एक पूरे बड़े ग्रुप का ट्रांसफ़र हो गया था रांची। सबकी लाइफ सेट थी, अपने अपने शहरों में बच्चे पढ़ रहे थे, तो सब एक बड़ी टीम टूटकर अलग अलग चैनल में, खासकर 11 में लोग ज़्यादा गए, और भी कहीं कहीं गए। फिर 1 साल हम लोग काम किए, फिर कुछ बात जमी नहीं, फिर मैंने छोड़ दिया। कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी थे। उसके बाद कुछ समय का ब्रेक था, उसमें मैंने दूसरी किताब लिखी। पहली किताब तो बहुत सालों से टुकड़े टुकड़े में लिखी जा रही थी और उसको एक पब्लिश किया। दूसरी किताब वो जब कोविड का 2nd वेव आया था, उसके बाद जो मेरी हेल्थ इश्यूज थे, मैं इंदिरा बनना चाहती हूँ। दूसरी किताब थी। पहली किताब थी ये क्या है, ये क्या है का थीम था कि एक पुलिस की तरह पत्रकार भी ड्यूटी पर होता है। ये थीम था उसका। आमतौर पे क्या होता है, आप एज ए पत्रकार कहीं जाएं, अगर कोई डेथ कर गया है तो आप जब बाइट लेते हैं तो लोग उसको बड़े अदरवाइज लेते हैं, बोलते हैं देखो ये पूछ रहा है ऐसा कि कोई मर गया और पूछ रहा है। यही सवाल अगर कोई पुलिस वाला करता है तो उसको लोग बड़ा रिस्पेक्ट से देखते हैं, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो पत्रकार भी अपनी ड्यूटी ही करता रहता है, क्योंकि आपके जीवन का दुख दूसरे के लिए खबर होता है। दूसरे दिन आप अखबार में दूसरे लोग पढ़ना चाहते हैं कि ये जो घटना हुई, हत्या हुई, क्या है नहीं, ये सब पढ़ना चाहते हैं, सबको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो ड्यूटी कर रहा है वो भी, लेकिन उसको तो एक पत्रकार के नज़र, एक रिपोर्टर के नज़रिए से मैंने लिखा है। कई सारी क्राइम की जो घटनाएं शहर में हुई, उनको कवरेज करने के दौरान जो मेरे अनुभव हुए, उस पर मैंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी। पहली किताब मतलब वो बहुत सारी स्टोरीज का एक संग्रह है। हाँ, उसमें थीम ये था। दूसरी किताब में भी बहुत सारी स्टोरीज का संग्रह है, और उसमें कोविड को भी समर्पित है ये जो किताब है। मैं इंदिरा बनना चाहती हूँ। कोविड में बहुत कुछ साथियों को हमने खो दिया। हाँ, हम लोगों ने कुछ साथियों को खो दिया। तो स्पेशली मैंने अपने पत्रकार साथी जो राजेश पति जी जो चाईबासा में थे, वो नहीं रहे। फिर हमारे न्यूज़ 18 के ही एक साथी थे पंकज, वो नहीं रहे। और उस दरमियान जो मेरा उनसे वार्तालाप, उनके मरने से पहले जो वार्ता, उनको शहीद ही कहा जाए क्योंकि उन लोगों ने ड्यूटी करते करते अपने प्राण दिए। तो जो मेरे वार्तालाप थे, मुझे क्या पता था कि ये लास्ट व्हाट्सएप मैसेज रहेगा। फिर जो चाईबासा वाले थे, वो मरते मरते भी हेल्प करते गए लोगों को। कि मेरे कॉल पे वो उन्होंने ऑक्सीजन उपलब्ध करवाया चाईबासा, जबकि वो खुद आईसीयू में थे, खुद वो रिम्स में भर्ती थे। तो कुछ अंतिम बातें जो हमारे साथियों से हुई वो मैं भूल नहीं पाती हूँ। तो मैंने उनकी फैमिली को ही बुलाया था, जो पंकज, उनकी पत्नी भी आई थी मेरे, वो दूसरी बुक के जो विमोचन हुआ उसमें पंकज जी की वाइफ भी आई थी। हमने उनको रिस्पेक्ट किया, वहाँ सम्मानित किया। मतलब वो पत्रकार साथियों को समर्पित था। अच्छा, ये दूसरी किताब जी, मैं आपने क्या संदेश देना चाहा है लोगों को, थोड़ा बताइए। मैं इंदिरा बनना चाहती हूँ। तो मैं इंदिरा बनना चाहती हूँ, कोई पॉलिटिकल वो नहीं है कि इंदिरा गांधी जी का संबंध किसी राजनीतिक पार्टी से था, ये मतलब नहीं है। इंदिरा गांधी जी की हत्या जिस दिन हुई थी, जो अक्टूबर
1984 का जो दिन है, 31 अक्टूबर 1984, उस दिन मैं अपने परिवार समेत कहीं फंस गई थी। अच्छा। हाँ, उस दिन वो बहुत छोटी थी मैं, पता नहीं था मुझे प्रधानमंत्री की अगर हत्या हो जाए तो देश में क्या माहौल था आप लोग जानते हैं। दंगे फसाद हो रहे थे। तो उसी फसाद के बीच में हम लोग परिवार समेत कहीं पर फंस गए थे। अगर मैं सारी बातें बता दूंगी तो फिर किताब पढ़ने का मजा नहीं रहेगा। तो अमेज़न पर वो किताब है, उसको पढ़नी चाहिए कि इंदिरा गांधी मतलब यहाँ निर्भीकता है। अच्छा। उसके राजनीतिक गुण दोष में हम नहीं जाएंगे कि उनके कौन से फैसले क्या थे, उसको हटा दीजिए। एक छोटी सी बच्ची जो उस वक्त जान पाती है कि इंदिरा गांधी कौन सी शख्सियत है कि जिनकी हत्या के बाद जो उसके बाद जो चीज़ें हो रही थी, हम लोग कहीं फंस गए थे, हम लोग को ट्रेन पकड़ना था परिवार समेत। तो जब हम लोग जाने, लोगों को रोते हुए देखा, इतनी औरतों को देखा रोते हुए, तो मुझे कौन है शख्स की जिसके लिए इतने लोग रो रहे हैं। उसके पहले एक रटा रटाया आंसर पता होता था कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, तो इंदिरा गांधी, इतना पता था। लेकिन इंदिरा गांधी क्या थी, लोगों किस तरह से वो लोगों के दिलों पे राज करती थी, महिलाओं के, वो अपनी आंखों से देखा तो मन में एक प्रभाव आया। और उनकी मर्डर स्टोरी को उस वक्त जो मैगजीन्स आती थी, इंडिया टुडे, मायापुरी, उसको पढ़कर पूरा हमने कोशिश की कि मैं समझूं कैसे मर्डर हुआ, क्या हुआ, या उनके बारे में जितना कुछ निकलता था। उसके बाद स्थिति ये आई कि जब कोई पूछता था कि बड़े होकर क्या बनना चाहती है, तो मैं बोलती थी मैं इंदिरा बनना चाहती हूँ। ये मेरा ही डायलॉग था और उसको मैंने रिकॉल किया जब मैं ब्रेक पे थी, चैनलों की ज़िंदगी से थोड़ी दूर घर पे ब्रेक पे स्वास्थ्य लाभ कर रही थी, तब मैंने ये किताब। और ये भूमिका राजनीति की तरफ बढ़ने की ही थी दरअसल। अच्छा। क्योंकि मुझे लगता है ईश्वर अब चाहते थे कि मैं राजनीति में आऊँ, और मैंने अपने आप को रिकॉल किया कि मैं दरअसल क्या चाहती थी।